हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश कोर्स का पहला क्लास। और मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर इंडियन इकोनॉमी की तरफ धीरे धीरे कर चलेंगे। ठीक है, ये सीबीएसई के लिए है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, स्काइनॉमिक्स एकेडमी, वहां से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो आज क्लास 12th का जो है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस रहेगा, फर्स्ट चैप्टर पर। ठीक है, इसके पहले दो इंफॉर्मेशन जो है वो मैं दूंगा रिलेटेड किससे, इसी सब्जेक्ट से। मैंने वैसे बता भी रखा है पहले कि भाई पता होना चाहिए किसके बारे में, हमें हमें पता होना चाहिए कि थोड़ा सा कौन कौन से सब्जेक्ट, मतलब कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं, ये मैंने बता रखा है। ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से पहले हम लोग किस पर फोकस करेंगे, इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ जो चीजें हैं वो पहले आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप नेशनल इनकम के बारे में नहीं समझ पाओगे। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं हम लोग, कोई बताएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी, हमारी देश की जो इकोनॉमी है उसके बारे में जानना है। अगर हमें किसी इंडिविजुअल के बारे में जानना है, कोई इंसान है उसके बारे में जानना होगा, तो हम कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल लेवल पर अगर हम किसी चीज को स्टडी कर रहे हैं, या फिर एक इंडिविजुअल के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं कि एक इंसान का इनकम कितना है, उन उसको अगर देख रहे हैं तो वो हम लोग माइक्रो में, जो कि आपका 11th में था। 12th में हम लोग फोकस करते हैं पूरी देश की इकोनॉमी के बारे में जानने के लिए, और उसकी जानकारी का इस्तेमाल हम अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में कैसे कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, उसके बाद मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर इंडियन इकोनॉमी में आपका चैप्टर, ये सब सारे हैं। तो ये मैंने बता ही रखा है पहले। ठीक है, तो ये बात तो पता हो जाना चाहिए आपको। और अगर नहीं पता है सिलेबस, तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा? इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है भाई? इंट्रोडक्शन टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्या समझते हैं भाई हम लोग, कि सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और फिर उसको डिटेल में एक एक कर कर जो वर्ड है, जैसे फाइनल गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है, मनी फ्लो, रियल फ्लो, सब ये सब पहले पढ़ेंगे। तब हम लोग नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट पर आएंगे। तभी हमें समझ में आएगा कि आखिरकार नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट किस तरीके से आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो फोकस हमारा उसी पर रहेगा। तो ये पहला पार्ट है। ठीक है, तो आप लोग ये जरूर देखते चलिएगा। आगे आते हैं भाई। सबसे पहले क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब देखो हमें क्या करना है, अपने लैंग्वेज को कम इस्तेमाल करना है, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज को थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करना है। हम क्या करते हैं, खींचतान के अपने लैंग्वेज में भरते जाते हैं ना, वो काम नहीं करना है। हमें काम कैसे करने हैं कि हमें थोड़ा सा इकोनॉमिकल टर्म्स जो हैं वो अपने आंसर राइटिंग में जरूर जोड़ लें। उसमें सबसे पहला बोला गया कि व्हाट डू यू मीन मैक्रो इकोनॉमिक्स भाई, इट स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या बताता है भाई? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लो तुम्हें प्रॉब्लम कब होता है, जब तुम्हें किसी चीज की कमी हो जाती है। जब तक कमी नहीं है तब तक प्रॉब्लम है नहीं ना। जब एक बार तुम्हें किसी चीज की कमी हो गई तो तुम्हारे पास प्रॉब्लम आ गया। सेम चीज है इकोनॉमी में भी, कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम कब आता है भाई? इकोनॉमी में प्रॉब्लम कब आता है? प्रॉब्लम अराइज कब होता है भाई? प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन स्कार्सिटी बिगेन्स। ठीक है, या कॉज। जब भी कभी भी, स्कार्सिटी का मतलब कमी, जब इकोनॉमी में रिसोर्सेज की कमी हो जाती है तब एक तरीके से क्या होता है भाई? इकोनॉमिक प्रॉब्लम डेवलप होता है। तो अगर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पढ़ रहे हैं एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी, ना कि इंडिविजुअल, हम पूरे देश के लेवल पर पढ़ रहे हैं, हम तुम्हारे लेवल पर नहीं पढ़ रहे। तुम्हारे लेवल पर पढ़ रहे होते तो वो माइक्रो आता, लेकिन यहां पढ़ रहे हैं हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम फॉर द होल कंट्री, होल नेशन। इसीलिए हम लोग इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्लियर यहां तक? दूसरा है, इट कंसर्न विथ डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है भाई? टोटल आउटपुट। इसमें हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? टोटल, कि हमारे देश के अंदर कितना टोटल आउटपुट हुआ, मतलब कितना गुड्स एंड सर्विस जो है बना। अगर हम बोलते हैं कि भाई हम एक अंबानी है, नहीं हम अंबानी क्यों बोलेंगे, हम मान लो कि हम एक स्काइनॉमिक्स एकेडमी चला रहे हैं। अब स्काइनॉमिक्स एकेडमी जो मान लो कुरकुरे बना रहा है, स्काइनॉमिक्स एकेडमी कुरकुरे, अब हम 5 कुरकुरे बना रहे हैं। तो 5 कुरकुरे बना रहे हैं, इसका मतलब हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं?
सिंगल तो माइक्रो। लेकिन हमने क्या बोला कि जितने भी कुरकुरे बनाने वाली कंपनी है वो सब मिला के बना रहा है, मान लो कि यार जितने भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है मान लो 500 मिलियन पैकेट का, इसका मतलब वो क्या है, एग्रीगेट टोटल। तो यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बात कर रहे हैं हम लोग, एग्रीगेट आउटपुट और जनरल प्राइस लेवल के बारे में। जैसे महंगाई, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर एक टॉय है, मान लो ये टॉय है, अब इस टॉय का दाम 10 रुपया है भाई, अब इसका प्राइस 20 रुपया हो गया, ठीक है, तो दाम बढ़ गया। तो क्या सिर्फ एक टॉय के दाम बढ़ने की वजह से पूरे टॉय का दाम बढ़ जाएगा क्या, नहीं ना। तो इसीलिए हम लोग इसको कहां पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो होता है वो लार्जर पिक्चर में दिखता है। ठीक है, तो अगर कोई बोलेगा कि हम लोग इसमें किससे कंसर्न करते हैं भाई, तो एग्रीगेट आउटपुट और जनरल प्राइस लेवल के बारे में। ठीक है, इट इज नॉट कंसर्न विथ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, एक लौता इंसान के बारे में या एक लौती चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग पूरी इकोनॉमी को एज अ होल देखकर चलते हैं। ठीक है, बट विथ इकोनॉमी एज अ होल, इसीलिए हम लोग यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी एज अ होल देखते हैं। तो आई होप सो समझ में ये आ गया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये समझना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या होता है भाई। अब देखो यहां से हमारा मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है। हमें समझ में आ गया व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमारा है स्कोप। हर एक चीज का स्कोप होता है ना, कि आपका कॉमर्स का क्या स्कोप है, साइंस पढ़ने का क्या स्कोप है, आपकी पढ़ाई करने का क्या स्कोप है। हम लोग बोलते हैं भाई पढ़ाई करते हैं तो हमारा क्या होता है, बुद्धि बढ़ता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। तो सेम चीज यहां पर देखने को मिलेगा कि स्कोप जो होता है इन मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वो क्या है। तो स्कोप जो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। एंड इसमें स्टडी करते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में, रोजगार के बारे में। ठीक है, रोजगार बढ़ता है घटता है, तो क्या अगर मान लो कि एक इंसान को अगर हम रोजगार दे देंगे तो रोजगार बढ़ गया क्या, नहीं ना। या फिर एक इंसान के रोजगार के होने या ना होने से हम ये नहीं बोल सकते कि मान लो कि एक कस्बे में, ऐसे एग्जांपल से समझना। ठीक है, ये एक कस्बा है या फिर एक क्या बोल लो, एक टाउन है, एक टाउन है, इसमें 50 लोग रह रहे हैं। अब 50 लोग रह रहे हैं, ये टाउन के बारे में बात हो रहा है ना, कंट्री के बारे में, ये टाउन के बारे में बात हो रहा है। इस टाउन में 10 लोगों को हमने क्या कर दिया, एम्प्लॉयमेंट दे दिया। क्या दे दिया, एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब क्या, 50 लोगों में से 10 लोगों को हमने नौकरी दे दिया। इंटू कर दो 100, क्योंकि परसेंट निकालेंगे अगर तो 52 जो 100, इसका मतलब कितना परसेंट हो गया, 20%। तो हम लोग क्या ये बोल सकते हैं कि पूरे देश की एम्प्लॉयमेंट या पूरे देश में हम लोग 20% लोगों को नौकरी दे दिए, नहीं ना, क्योंकि ये इंडिविजुअल एक टाउन के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो इसीलिए यहां पर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। ठीक है, दूसरा यहां पर हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, ना कि इंडिविजुअल इनकम। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्कोप क्या है भाई, यहाँ पर या कोई अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहा है तो उसमें क्या स्टडी करेगा, नेशनल लेवल ऑफ द इनकम को, जीडीपी के बारे में, जीएनपी के बारे में। जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि हमारे देश के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विस बनता है उसकी वैल्यू कितनी है, उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। जैसे मान लो हमारे देश के अंदर 50,000 का सामान बना, तो मतलब हमारे देश की जीडीपी कितनी है भाई, 50,000। अगले साल बढ़ गया भाई 50,000, फिर ऐड हो गया तो 1 लाख हो गया, है ना, 1 लाख का सामान। इसी तरीके बोलते हैं हमारी जीडीपी बढ़ रही है, तो ऐसा बोलेंगे हमारे देश का नेशनल इनकम भी बढ़ रहा है। आई बात समझ में यहां तक, तो यहां पर समझ रहे हो। तीसरा क्या पढ़ते हैं भाई, इसमें हम लोग जनरल प्राइसिंग, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं, डिफ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन मतलब किसी भी चीज का, जैसे ये पेन है इसके दाम बढ़ गए तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन हो गया भाई, महंगा हो गया। अगर इसी का दाम बहुत कम हो जाए, जो सप्लायर घाटा में आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में हम लोग लार्जर पिक्चर देखते हैं, और हमेशा हमेशा जो होता है वो हम लोग जनरल प्राइस लेवल पर देखने को मिलता है। ठीक है ना,
कोई नहीं, कट कर देंगे आज ये। ठीक है, यहाँ पर समझ गए क्या बोला गया भाई कि 50 के अब बढ़ गया तो ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन समझ में आ गया। किसी चीज का इन्फ्लेशन का मतलब ये ऐसे याद करना, इन्फ्लेशन आई इंक्रीज, इंक्रीज इन प्राइस, डी डिफ्लेशन डिक्रीज इन प्राइस। बहुत ज्यादा पैसा, अगर किसी चीज का प्राइस बहुत कम हो जाए डिफ्लेशन हो रहा है। बहुत किसी आई है भाई, इन्फ्लेशन का मतलब आई है, आई का मतलब इन्फ्लेशन, आई बढ़ गया, इंक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज समझ में आ गया। कभी भी याद आएगा तो ऐसे ही समझना। देखो देखो लॉजिक से ज्यादा, रटने से ज्यादा है लॉजिक। अगर कोई क्वेश्चन को तुम पकड़ पाओ लॉजिकली तो लिख दोगे ना कुछ भी आसपास का, क्योंकि आधा नंबर दे देगा, 4 नंबर रहेगा, 2 नंबर दे देगा। हमें उस पर फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ मनी। देखते हैं मनी एंड बैंकिंग के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं भाई, मनी एंड बैंकिंग के बारे में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका स्कोप है, इसमें इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या आएगा भाई, एक्सपोर्ट आएगा एंड इंपोर्ट आएगा। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो होगा वो एक तरीके से कहां देखने को मिलेगा आपको, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो कोई बोले आज से आंख मूंद कर कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है भाई, तो बोल दो नहीं दीदी, ठीक है। ये समझ में आ गया यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, देखो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इंपॉर्टेंस, महत्व। अब हर एक चीज की अपनी अपनी महत्व होती है, इंपॉर्टेंस होता है। इंपॉर्टेंस का इसलिए इंपॉर्टेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्यों, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंस सही मायने में अगर आप देखो तो हर एक चीज की होती है। आपको दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा तो कोना हो जाओ, दिख रहा है, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंस, अब मान लो कि पढ़ाई का इंपॉर्टेंस है, मोबाइल का इंपॉर्टेंस है, सब चीज का इंपॉर्टेंस है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले इट हेल्प्स इन गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मेशन। सरकार जितनी भी पॉलिसीज बनाती है, जितना भी नया नया पॉलिसी ला रही है, नया नया आप देख रहे हो कि प्रोग्राम्स ला रही है, ठीक है, वो कैसे लाती है, इसी वजह से ना। अब जैसे हमने देखा कि हमारे देश में ना यार एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत कम लोगों को मिल रहा है, ठीक है, या फिर हमारे देश में ना गरीबी जो है वो बहुत ज्यादा है, तो गरीबी को कम करने के लिए पॉलिसी लाएगी सरकार, सिंपल सी बात है। यार हमारे देश में ना, ठीक है, पैसा तो आ रहा है लेकिन ना प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया। ये टर्सरी सेक्टर से ना, सर्विस सेक्टर से, मतलब जो टीचिंग से है, आईटी सेक्टर से है, उससे ज्यादा पैसा आ रहा है, लेकिन इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो रहा है, तो इंडस्ट्री पर पॉलिसी लाएगी सरकार। अगर ये एग्रीकल्चर ये इसमें भी हो रहा है, लेकिन ये प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर का पार्ट है वो ना सही से डेवलप नहीं कर रहा है, एग्रीकल्चर पे पॉलिसी लाएगी सरकार, इसलिए इंपॉर्टेंस बढ़ गया हमारा। तो इंपॉर्टेंस हमारा बढ़ गया कि नहीं, कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, हेल्प करता है गवर्नमेंट को कि कोई भी पॉलिसी बनाए ताकि वो इकोनॉमी बढ़ सके, ठीक है। आगे देखो, इट फैसिलिटेट इंटरनेशनल कंपैरिजन। अब एक देश का कंपेयर एक आदमी से होता है क्या, एक देश का कंपेयर एक देश से होता है, और उसमें देश का कंपैरिजन अगर ज्यादातर होगा तो वो आपको जीडीपी से या फिर पर कैपिटा इनकम से देखने को मिलता है ना। पर कैपिटा इनकम क्या होता है भाई, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। ये दोनों को जब टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन कर रहे हैं तो हमारा क्या निकल रहा है, एक तरीके से पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम से हम जिस देश का पर कैपिटा इनकम, हर एक पर कैपिटा इनकम मतलब हर व्यक्ति का इनकम, एवरेज इनकम क्या, ठीक है। अगर एवरेज इनकम ज्यादा है किसी देश का तो वो देश डेवलप है, अगर एवरेज इनकम कम है तो वो देश डेवलप नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर बहुत कम है, देखो बोला जाता है कि अगर 2500 से डॉलर से या इससे कम रहता है तो वो कंट्री डेवलप नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ 6700 है, तो हम लोग अभी मिड इनकम कंट्रीज में, अभी 2019 का डेटा 6700 इंडिया का पर कैपिटा इनकम है, कि हर साल जो है एक व्यक्ति इतना एवरेज इनकम कमाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या है, मिडिल इनकम कंट्रीज है, मतलब हम लोग डेवलपिंग है, ये अंडर डेवलप्ड, ये क्या हो गया, डेवलपिंग हो गया, समझ रहा हूँ, तो हम लोग डेवलपिंग में, ठीक है। यहां तक समझ में आया। दूसरा समझ में आ गया भाई, ये इंपॉर्टेंस है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स।
ये भी हमें बताता है कि कितने लोगों के पास कितना पैसा कहाँ है, किस तरीके से है, किस तरीके से नहीं। ये सरकार के पास सारा डेटा है, उससे ये बात पता चलता है। फिर इट इज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन स्टडिंग द मॉनेटरी प्रॉब्लम। अब देखो मॉनेटरी प्रॉब्लम का मतलब एक देश में अगर पैसे की दिक्कत हो रही है तो वो कैसे पता चलेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स से? क्या नहीं ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। कि कहाँ लिक्विडिटी कब बढ़ानी है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है भाई? फ्लो ऑफ मनी। लिक्विडिटी, अगर मान लो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा है तब भी दिक्कत है, बहुत कम पैसा है तब भी दिक्कत है। ठीक है, तो लिक्विडिटी ज्यादा या कम है। अभी हम लोग देखेंगे कि मॉनेटरी प्रॉब्लम्स मतलब आरबीआई भी देखती है भाई, गवर्नमेंट भी देखती है कि किस तरीके से हमें पूरे काम को करना है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आरबीआई देखेगी, है ना, दोनों देख के चलेगी। मतलब आरबीआई भी देख के चलेगी और गवर्नमेंट भी देख के चलेगी। मतलब मॉनेटरी प्रॉब्लम्स जिसके वजह से इफेक्ट हो रहा है इकोनॉमी, तो वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। इंपॉर्टेंस समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। तो हमें अभी दो चीज पढ़े हैं, इंपॉर्टेंस पढ़े और मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप। स्कोप और इंपॉर्टेंस कि क्या दायरा कितना है भाई और महत्व कितना है। ठीक है, ये चीज। आगे देखो, अब इंपॉर्टेंट टर्म्स एक एक कर इंपॉर्टेंट टर्म्स जरूर याद रखना। सबसे पहले क्या आ गया हमारा? फाइनल गुड्स के बारे में। अब फाइनल गुड्स में सबसे पहले फाइनल गुड्स आता है। ठीक है, है? इसमें ऐसे कर देते हैं ना, चलो देखो इधर, द गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन, द गुड्स दैट हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन। जैसे कि अगर बोला जाए कि एक कोई कच्चा चीज था या फिर रॉ मटेरियल था, हमने रॉ प्लास्टिक है, प्लास्टिक का इस्तेमाल करके हमने क्या बना दिया? प्लास्टिक का बॉटल बना दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्लास्टिक बॉटल इज द फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स हो गया। द गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एंड आर रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर, जो कि किसके द्वारा यूज हो रहा है? फाइनल यूजर के द्वारा। ठीक है, आर नोन एज फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स याद रखना, जो अपनी प्रोडक्शन की बाउंड्री को पार कर रखा है और अब वो इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। मतलब अब उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, अब उसको यूज किया जा सकता है लोगों के द्वारा। जैसे कि अगर बोला जाए क्लोथ्स मिल्क कंज्यूम्ड बाई कंज्यूमर्स, कि अगर कोई खरीद रहा है मिल्क या फिर क्लोथ है, जैसे यहाँ मिल्क है और क्लोथ है, इन दोनों को क्या कर रहा है भाई? कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? फाइनल गुड्स, कंज्यूम करने के लिए तैयार है, दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें खर्चा करता है, खर्चा कौन करता है? कंज्यूमर। एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज रेफर्ड टू एज अ फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल गुड्स मतलब सोचो, ये है कंज्यूमर ए जिसका नाम है चुटकी। ठीक है, अब चुटकी ने क्या खरीदा? कपड़ा। ठीक है, कपड़ा। ठीक है, अब चुटकी ने कपड़ा खरीदा, मतलब ये फाइनल गुड्स खरीदी, हाँ या ना? ठीक है, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स ये खरीदी होगी, परचेज की होगी, इसके लिए इसने कुछ पैसा भी दिया होगा। उस पैसे को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फाइनल एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया? जो भी खर्चा फाइनल गुड्स को खरीदने में किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड द फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, फाइनल खर्चा। क्लियर हो गया? फाइनल गुड्स पहला, वेरी गुड। अब आगे देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्या है भाई? फाइनल गुड्स दो तरीके के, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसिंग गुड्स। तो प्रोड्यूसर गुड्स, अब दो गुड्स है भाई, यहाँ देखना मतलब आराम से देखना, ठीक है, हड़बड़ी में देखोगे तो गड़बड़ी हो जाएगा। अब फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो गया और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब जरूरी नहीं है ना कि गुड्स जो है सिर्फ कंज्यूमर ही खरीदे, प्रोड्यूसर भी तो खरीदता है। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होगा? दीज आर द गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। वैसा गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, जैसे कि ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, दूसरा है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। दीज आर गुड्स विच आर कंज्यूम्ड और यूज्ड बाय प्रोड्यूसर।
जो कुछ बनाने के लिए फाइनल गुड्स खरीद रहा है ताकि हम उसका इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर पाए। जैसे कि मशीनरी खरीदा, इक्विपमेंट, एक मैकेनिक है यहाँ पर, मान लो ये फैजल है, अब ये एक मैकेनिक है, ठीक है, अब ये मैकेनिक है, अब मैकेनिक ने क्या खरीदा भाई, एक, क्या बोलते हैं उसको, नहीं नहीं नहीं, पाना, पाना होता है ना अलग अलग से, तो वो पाना खरीदा है, इसका मतलब क्या, वो टूल खरीदा है भाई, क्या खरीदा है, मशीनरी टूल। अब वो टूल खरीदा है, तो टूल खरीदा है तो उसके लिए वो कौन सा फाइनल गुड्स हो गया, फाइनल प्रोड्यूसर। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोड्यूसर है। या मान लो कि किसी ने मशीन खरीदा, ठीक है, लेकिन उस मशीन का इस्तेमाल करके वो फाइनल गुड्स बनाना चाह रहा है, तो वो मशीन उसके लिए क्या हो गया, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। क्लियर हो गया? फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो फाइनल गुड्स आर ऑफन क्लासिफाइड एज दो गुड्स। क्लियर होगा यहाँ पर? चलो आगे देखो भाई, नेक्स्ट आगे अगर देखा जाए तो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है भाई, जो फाइनल स्टेज अभी तक पास नहीं किया है, मतलब अभी भी वो एक तरीके से अटका पड़ा है कि भाई मेरे को कम से कम यूज कर लो और मेरे को फाइनल गुड्स तक पहुंचा दो। इसका मतलब क्या है भाई, इंटरमीडिएट गुड्स का, द गुड्स परचेज बाय द फर्म, मतलब फर्म का मतलब कोई कंपनी है, फॉर द यूज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स और फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे कि अगर मान लो कि स्टील आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कार एंड मिल्क आर परचेज फॉर बाय द मिल्क सेलर। अब एक मिल्क सेलर ने मिल्क खरीदा, अब इस मिल्क से एक दुकान है भाई उसका, वो पनीर बना रहा है, ठीक है, एक दही बना रहा है, और दही बना के डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहा है, ये कस्टमर को बेच रहा है। और क्या बना रहा है भाई, और बोलो, चीज बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मिल्क यहां पर क्या काम कर रहा है भाई, इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि मिल्क नहीं बेच रहा ना। अगर वो मिल्क बेच रहा होता तो मिल्क फाइनल गुड्स हो जाता, लेकिन वो मिल्क नहीं बेच रहा है, वो दुकानदार क्या बेच रहा है, पनीर बेच रहा है, दही बेच रहा है, चीज बेच रहा है। तो जिस चीज का इस्तेमाल करके हम फाइनल गुड बनाते हैं, जिस चीज का इस्तेमाल करके हम फाइनल गुड बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, और इस पर जो खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। फाइनल गुड्स पर खर्चा कर रहा है कोई, तो वो फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और इसमें अगर कर रहे हैं इंटरमीडिएट गुड्स को परचेस करके, अगर उसका इस्तेमाल करके हम फाइनल गुड्स बनाकर बेच रहे हैं, तो दैन पर्टिकुलर गुड्स इज नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, समझ में आ गया? तो मिल्क यहां पर क्या हो गया हमारा, इंटरमीडिएट गुड्स, और ये सब सारे क्या हो गए, फाइनल गुड्स, जो कि डायरेक्टली किसको दिया जा रहा है भाई, कस्टमर को। ठीक है, ये बात समझ में आया यहाँ पर? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, नेक्स्ट देखो, कंज्यूमर गुड्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर गुड्स, जो भी प्रोडक्ट एक कंज्यूमर के द्वारा डायरेक्टली कंज्यूम किया जा रहा हो, ठीक है, डायरेक्टली कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है, फॉर सेटिस्फैक्शन उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, कंज्यूमर गुड्स। मतलब कोई भी गुड्स कोई भी कंज्यूमर अगर खरीद रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या फाइनल गुड्स, क्या होता, फाइनल गुड्स क्या था, है यूज करें, हाँ, कोई सेलर है वो बेच रहा है फाइनल गुड, हम जो ले रहे हैं वो हमारे लिए कंज्यूमर गुड, सेलर के लिए वो फाइनल गुड। ये हाँ, यही दोनों चीज में डिफरेंस है, सेलर और कंज्यूमर में। जो बेच रहा है फाइनल गुड है, जो बेच रहा है वो, जो हम खरीद रहे हैं दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड विच आर नॉट यूज्ड इन द प्रोडक्शन, जिसका इस्तेमाल जो है प्रोडक्शन में नहीं हो रहा है। जैसे आइसक्रीम हो गया, मिल्क यूज बाय द हाउस होल्ड, घरों में इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंज्यूमर गुड्स बोलकर चलेंगे। तो ये बहुत इजी था, कंज्यूमर गुड्स तो आपको समझ में आ गया। ठीक है,
आगे देखो भाई थोड़ा सा कंज्यूमर गुड के बाद, कंज्यूमर गुड के बाद, हाँ कंज्यूमर गुड्स कितने तरीके के हैं? 4। ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। ये चारों कंज्यूमर गुड्स समझना अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब देखना एक एक कर कर जो मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्या है? ड्यूरेबल गुड्स। दूसरा क्या होता है भाई? सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। एक होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और फोर्थ होता है सर्विस। कि कंज्यूमर 4 तरीके के गुड्स जो है वो कंज्यूम करते हैं। आप भी, हम भी, कोई भी कंज्यूमर है वो 4 ही तरीके से, ज्यादा तो नहीं होता है। एक होता है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल मतलब जिसका ड्यूरेशन जो है बहुत लंबा होता है। ऐसा गुड्स जैसे कोई कार खरीद रहा है, एसी खरीद रहा है, तो ऐसा नहीं ना कार जो है 1 साल में खराब हो जाएगा। खराब तो होने का तो 1 दिन में खराब हो जाएगा। अगर पहाड़ से नीचे कूदा दिए तो गए काम से, अपने गए उसको भी ले गए। लेकिन एज अ ड्यूरेबिलिटी मतलब वो कितने साल तक उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसे बहुत लंबे समय तक किया जा सकता है। तो दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका लाइफ स्पैन क्या हो? बड़ा हो, जो बहुत ज्यादा दिन तक जिंदा रहता हो। जिंदा नहीं मतलब जिसका जीवन है, ठीक है, परफेक्टली डिफाइंड है। कैसे करेंगे? बहुत सारी चीजें होती है जो बहुत लंबा चल जाती है। हाँ, एक कार है, नहीं, ऐसा होता है कार है, क्रॉकरी सेमी ड्यूरेबल में आती है। हाँ, किसी भी घर वो 15-20 साल से चल रही है उसकी क्रॉकरी, हाँ एक ही क्रॉकरी हो सकता है। जबरदस्ती एक तो वो खराब नहीं हो जाएगा जी? एक क्रॉकरी तुम ला के रखोगे 20 साल तक उसी को खा रहे हो, हैं? आयरन की तो वो भी रख सकते हो इसमें, कोई दिक्कत? हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। नहीं वैसा चीज जो बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड द क्या? ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दीज गुड्स विच डू नॉट हैव अ वेरी लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। मतलब जो एक होता है कि जो बहुत लंबे समय, 1 साल, 1 साल या 1 साल से कम, ज्यादा 2 साल, उससे ज्यादा जो है वो एक तरीके से नहीं रहता। जैसे कि क्रॉकरी हो गया, ठीक है। अब कोई है कि एक ही क्रॉकरी को, जब अब कोई ब्रश है वो 2 साल से एक ही ब्रश यूज कर रहा है, उसमें हम मेरा क्या अब कोई है कि एक ही क्रॉकरी का, वैसे बर्तन भी चेंज करते रहना चाहिए हमें। 1 साल के बाद वो बर्तन में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स आने लगते हैं। अब कोई कढ़ाई है, रगड़ के 15 साल से वही कढ़ाई यूज कर रहा है, तो भाई उसकी गलती है ना, उसमें हम क्या करें। लेकिन वो सेमी ड्यूरेबल है। आपको हर साल कढ़ाई, हर साल जो है बेलन वगैरह सब, आपका धनतेरस आता है तो सही बोले, हर धनतेरस में नया खरीदना चाहिए। इसीलिए ये परंपरा है भाई। अब सोचो ना कि ये परंपरा बनाया भी इसीलिए बनाया गया, ठीक है। एग्जाम्पल क्रॉकरी और क्लॉथ हो गया। सेमी ड्यूरेबल जो बहुत कम से 1 साल या 1 साल से कम, या थोड़ा बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल क्या है? जो लाइफ स्पैन 4 से 5 दिन। जैसे मिल्क के पैकेट में देखना समय लिखा रहेगा कि भाई ये 5 तारीख तक यूज कर सकते हो, 10 तारीख तक यूज कर सकते हो। हाँ, मिल्क के पैकेट में, दही के पैकेट में, चीज के पैकेट में आप, हाँ 3-4 दिन जितना भी समय रहा। दीज आर द गुड्स विच हैव वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन एंड मोस्टली गेट एग्जॉस्टेड इन अ सिंगल यूज। जैसे मिल्क हो गया, अब ऐसा ना सब्जी ला के अभी रख रहे, फिर 1 महीना बाद खाओगे तो पागल हो जाओगे, ठीक है। पगला गए फिर तो यहाँ भी नहीं आ पाओगे, तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मिल्क हो गया, फिर आपको वेजिटेबल्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मिल्क और वेजिटेबल इसका बेस्ट एग्जांपल है नॉन ड्यूरेबल गुड्स का, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर्विस। सर्विस जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है, तो कंज्यूमर ही कंज्यूम करता है उसको। सर्विस कोई एक्सपायरी नहीं, जब ये एक्सपायर कर गया या ये एक्सपायर कर गया तब एक्सपायर हो गया ये वाला सर्विस, फिर दूसरा कोई आ जाएगा तो उसका शुरू हो जाएगा, ठीक है। It refers to the intangible items which are cannot be seen, however can be felt. हम लोग डॉक्टर को देख सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सर्विस को महसूस ही कर सकते हैं ना। मैं टीचर हूं तो मैं टीचर को देख सकता हूँ, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ उसको तो महसूस कर सकते, समझ सकते हो। तो ये सब सारे क्या है? कंज्यूमर गुड्स है, जो कि सर्विस के अंदर आते हैं, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो ये वाला कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे देखो, कैपिटल गुड्स। व्हाट यू मीन बाय कैपिटल गुड्स भाई? कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है? वैसा गुड्स जिसका इस्तेमाल करके हम पैसा रोकड़ा कमा सकते हैं। मतलब आपने कोई सामान खरीदा, उससे आप रोकड़ा कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो दैट गुड्स इज नोन एज कैपिटल गुड्स। अब देखो यहाँ पर, दीज गुड्स आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि मान लो एक मतलब गेहूं को, व्हीट को जो आटे में बदलता है, आटे को क्या बोलते हैं हम लोग?
ठीक है, तो ये बदल रहा है, इसका मतलब ये कौन कर रहा है भाई, मशीन कर रहा है। तो ये मशीन को बार बार तो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कोई मशीन है तो ये मशीन कौन सा गुड्स हो गया, कैपिटल गुड्स, जिसका इस्तेमाल जो है हम बार बार कर रहे हैं ताकि हम प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दे आर फिक्स्ड एसेट, इसको दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्स्ड एसेट है। एक बार आपको पैसा लगाना है, फिर आपको ये बार बार पैसा कमा के देगा, फिक्स्ड एसेट। अब एक कार अगर कमाने के लिए खरीदा जा रहा है, ओला उबर के लिए, हाँ टैक्सी के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल गुड्स। लेकिन कोई घर घर के लिए अपने खरीद रहा है तो कंज्यूमर गुड्स हो गया, सिंपल सी बात है। दे हेल्प्स टू कन्वर्ट द इंटरमीडिएट गुड्स इनटू अ, ये क्या कर रहा है भाई, वीट है, वीट जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसको किस में बदल रहा है, फाइनल गुड्स में। तो कोई बोलेगा कौन सा गुड होता है भाई, गुड मतलब वो जैगरी वाला नहीं, कौन सा गुड्स होता है या कौन सा गुड होता है, वो इंटरमीडिएट गुड्स को फाइनल गुड्स में बदलने में मदद करता है, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, इसको उसमें बदल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। धन्यवाद। देखो यहाँ पर अब ये वाला पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, कल जो होगा इसका सेकंड पार्ट होगा, उसी तरीके से अगर कुछ बचेगा तो हम लोग इसको थर्ड पार्ट में भी लाएंगे। तब तक ऑनलाइन वाले आप लोग जरूर देखिएगा इसको, और इस वीडियो को, इस पीडीएफ जो होगा वो आप लोगों को स्काइनॉमिक्स के एकेडमी के ऐप पर मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।